हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हमने अपना दूसरा पार्ट बिलस्य कौन सा कर रहे थे हम, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। जब हमने भी इस पार्ट को पढ़ा था, जब हम भी 7th-8th क्लास में थे, लेकिन उसका कुछ और नाम था। लेकिन इस कथा को देख के हमें याद आ गया कि भाई शीर्षक थोड़ी बहुत कुछ अलग कर लेते हैं, लेकिन पता है कि ये वाली कथा हमने भी पढ़ी थी, शायद हिंदी में भी पढ़ी है। इसका नाम है यहाँ पर है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इतना बड़ा है, पूरा सेंटेंस है इसका नाम। अच्छा, अब हमने इस कथा को तो पूरा पढ़ लिया कि भाई कैसे श्रगाल अपनी चतुरता से सिंह उसकी गुफा में चला भी जाता है, तब भी वो चतुरता से ये जान लेता है कि इसके अंदर सिंह है और वो वहां से भाग जाता है। यानी अपनी समस्या का, इसका एक तरह से सारांश ये निकला कि अपनी समस्या का हल कैसे हम चतुराई से ढूंढ सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या, यानी श्रगाल के सामने कितनी बड़ी समस्या, सिंह यानी शेर, जिससे बचना उसका नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपनी चतुराई से उस समस्या को दूर कर लिया। तो ये इस कहानी का एक सारांश था। अब चलते हैं अभ्यास पर, जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, यानी पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आपको हल करवाएंगे। अच्छा, उनके पहले कुछ शब्द ऐसे आए थे जिनके जो के संधि से मिलकर बने हुए, यानी जहां पे दो शब्द हैं, 2 या 3 शब्द एक साथ में इकट्ठे लिखे हुए थे, उनके आपको हम विग्रह करके जरूर बता देते हैं कि भाई जिनसे हमें सटीक उनका अर्थ पता चल जाता है। और यदि शायद उसमें आपके विग्रह करने के लिए आ जाए, संधि विग्रह करने के लिए आ जाए, और इन्हीं में से कोई पद दे दिया उनने, तो जैसे क्षुधा आर्त, ये हमारे किसका, दीर्घ संधि का एक क्या बनना है, उदाहरण बन रहा है। तो हमारा सूर्य अस्त, ये भी हमारा किसके बनना है, ये भी दीर्घ संधि का हमारा एक नियम बनना है। यानी स्वर संधियों के यहाँ पर कई उदाहरण दिए गए हैं। स्वर संधि आपके सिलेबस में भी है, तो यहाँ से भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं। इसलिए अपन तैयार रहे, अपन को पता हो कि यहाँ पे किन किन शब्दों में कौन कौन से शब्द किन शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो देखें, वैसे हम आपको पढ़ाते में भी साथ में बताते जा रहे थे। तो यहाँ पे बताएंगे कस्मिंचित, जो शब्द बना हुआ है कस्मिन और चित शब्द से मिलकर बना है, ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किन शब्दों से मिलकर बनी है। इतः ततः, इतस ततः किससे बना है, इतः और ततः से, ये विसर्ग संधि का है। हम आपको अभी सिर्फ ये बताते जा रहे हैं कि ये किस संधि के हमारे यहाँ पर नियम इनमें लगे हुए हैं। इतः ततः में हमारी सत्व संधि है कहने को, लेकिन ये हम सिंपल बता देते हैं, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। यहाँ देखेंगे आप क्षुधा आर्त, यानी क्षुधा से पीड़ित है ना, तो क्षुधा से व्याकुल, तो क्षुधा का आ और आ दोनों मिलकर क्या बने, बोले बड़ा आ बन गए, और बड़ा आ यहाँ पर लग गया ध में, तो इस आ का हो गया लोप, तो क्या बना, क्षुधार्त। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षुधा आर्त शब्द क्षुधार्त बना। ठीक है, आगे देख, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है हमारी। कौन सी लगी हुई है इसमें, दीर्घ स्वर और संधि। भाई संधि स्वर है लेकिन दीर्घ है, इनके हम इसलिए आपको नाम बताते जा रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अच्छा, व्यंजन और विसर्ग के हम आपको नाम बताएंगे तो अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे, और आपके अभी सिलेबस में है भी नहीं। जैसे ही 9th में आएंगे, वैसे ही 9th की अपन ने प्लेलिस्ट में पहले से ही बना के रख दिए हैं आपके। ठीक है, किंचिद अपि, किंचिद अपि, किम चित और अपि से मिलकर बने हुए हैं, यहाँ हमारी व्यंजन संधि हुई है। भाई स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि होते क्या हैं, जहां दो स्वर मिल रहे हों आपस में, यानी स्वर के पीछे स्वर ही होना चाहिए, तो वो हमारी हो जाती है स्वर संधि। ठीक है, स्वर के बाद स्वर आए वो स्वर संधि हो जाती है। चाहे बड़ा छोटा हो वो चलेगा, छोटा बड़ा यहाँ हो या बड़ा यहाँ हो, छोटा स्वर यहाँ हो। यानी देखिए, अ और आ, ई और ई, ये एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। दो स्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, एक को हम धीरे कम मात्रा में बोलते हैं, एक को ज्यादा में बोलते हैं। तो लेकिन स्वर आपस में होने चाहिए, भले ह्रस्व हो, दीर्घ स्वर हो, लेकिन स्वर होना कंपलसरी है, तभी वो स्वर संधि के अंदर आते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद, व्यंजन के साथ जब व्यंजन का मेल हो, या स्वर के साथ एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है, स्वर के साथ व्यंजन हो या स्वर के बाद व्यंजन हो, भाई व्यंजन के बाद स्वर हो, तो होगी हमारी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, अब अपन देखते जाएंगे, यहाँ पे देखिए यही सब हो रहा है।
तो व्यंजन व्यंजन मिल जाए, स्वर व्यंजन मिल जाए, व्यंजन स्वर मिल जाए, लेकिन होगी हमारी कौन सी संधि? बोले ये हमारी होगी व्यंजन। मतलब अगर व्यंजन एक भी तरफ आ गया तो वो अपने आप उस संधि को व्यंजन में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, अब आता है विसर्ग। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग से अंत होने वाला शब्द, यानी लिखा है रामः और फिर लिखा है ततः। भाई बाद में स्वर व्यंजन कुछ भी आ रहे हो उससे में फर्क नहीं पड़ता है, जहां पर बीच में विसर्ग आ जाए और संधि के बाद वो विसर्ग लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो हो जाएगा रामस्तत या रामस्ततः। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग हमारा सा में बदल गया। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये होती है विसर्ग संधि, यानी बीच में विसर्ग आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई दो पद होंगे तो आगे तो विसर्ग कहीं लगता नहीं है, होगा तो पहले पद के बाद में ही होगा, तो वहां विसर्ग संधि होती है अपन को। ठीक है, इससे अपन जल्दी पहचान पाएंगे कि यहाँ पे स्वर हो रही, व्यंजन हो रही है या विसर्ग हो रही है। तो देखिए यहाँ व्यंजन आ गया, यहाँ कुछ भी बना रहे, यहाँ भले ही च है और चा के बाद ई है, दोनों तरफ व्यंजन है, तो ये पक्का हमने बता दिया कि व्यंजन संधि है। कहा ये विसर्ग आ गया तो ये कौन सी संधि है? बोले विसर्ग संधि है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कहे क्षुधा, कहे बढ़िया की मात्रा लगी हुई है। बढ़िया की अभी वर्ण विन्यास आपको पढ़ाना है, वर्णों के बारे में पढ़ाना है, तब हम आपको ये चीज बताएंगे। और शॉर्ट में अभी भी थोड़ी बता देते हैं, फिर अभ्यास अपन फटाफट कर ही लेंगे कि कोई भी आपको स्वर समझ लीजिएगा, को स्वर जो हमारे होते हैं कितनी मात्राओं वाले होते हैं? बोले सभी की मात्राएं होती हैं, बस छोटे आ को छोड़ दो, इसी की कोई मात्रा नहीं दिखती है। बाकी तो बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे, और एक होता है री। री भी एक हमारा क्या होता है? स्वर में आता है। अब आप कहोगे अंग अह कहाँ चलेगा? तो आता है अनुस्वार में। कहाँ आता है? अनुस्वार में। और जो अह होता है वो आता है हमारा विसर्ग में। ठीक है, अच्छा अब इनकी मात्राएं दिखाई देते हैं। छोटे आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की एक डंडा जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। छोटी की ये मात्रा अभी बताएंगे कि हम क्यों बता रहे हैं। बड़ी ई की ये वाली मात्रा, छोटा ऊ की चंद्रमा वाली, चंदा मामा उल्टे हो गए तो बड़ा ऊ बन गया। री में एक छोटी सी सी बन गई, बोले री की मात्रा हो गई। ए की एक मात्रा है, बोले आई में, बोले एक मात्रा पहले से तो दो हो गई। एक इसकी मात्रा और एक इसके ऊपर चढ़ी थी, सो दो मात्राएं हो गई। ओ की बोले पहले से ही एक मात्रा है इसमें, लेकिन एक डंडा भी लगा है तो ये ओ हो गया। बोले इसमें दो मात्राएं, हाँ तो भाई दो मात्रा लगा दो। और री तो हमारा जैसे कि वैसे ही लिखा जाता है। और अंग की तो बिंदी होती है और विसर्ग की दो बिंदी, ये मात्राएं होती हैं। ठीक है, मात्राएं आ गई समझ में। अब इसके बाद बताते हैं कि कोई भी व्यंजन, अब पहले स्वर हमने आपको समझा दिए कि ये सभी अपने स्वर थे। अब आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन में आपने चाहे तो किताबों में पढ़े हों, चाहे आपके चार्ट में लिखे हुए हों, या जहां पर भी आपने लिखे होंगे वहां आपको ऐसे पूरे दिखते हैं, क, ख, ग, घ और इंगा। इतने अभी बता रहे, बाकी कुछ व्यंजन आपको पता है ज्ञा तक। छत्रज्ञ अपने मिश्रित व्यंजन हो जाते हैं, श्र अपना मिश्रित व्यंजन हो जाता है, क से लेके ह तक अपने व्यंजन हो गए। लेकिन ये व्यंजन अगर इन्हें व्यंजन की श्रेणी में रखा जाए, अब आप कहोगे ये हलंत क्या है? हलंत ने कर दिया इनको आधा। क्यों? अगर इन्हें व्यंजन ही मानना है तो फिर इन सबको आधा करना पड़ेगा। क्योंकि जो इनका ये जो पूरा रूप हमारे सामने लिखा हुआ होता है, चाहे वो क पूरा लिखा है, ख पूरा लिखा है, ग पूरा लिखा है, घ पूरा लिखा है, इंगा पूरा लिखा है, तो ये बिना आ के मिले ये पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि बोलिए, आप मुंह से बोल के देखिए क, तो अ अपने आप साथ में निकलेगा। हमारा लिखा तो जा सकता है आधा, व्यंजन को आधा लिखा जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यंजन को आधा बोलना बहुत मुश्किल है। बिना स्वर के नहीं बोल सकते हो, या तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी या किसी बाद में आने वाले व्यंजन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो व्यंजन होता है, जो पूर्ण रूप में दिखता है, वो कहाँ से पूरा होता है? बोले ये जो हमारा अ बैठा हुआ है ये सभी को पूरा करता है। अर्थात व्यंजन जो भी वर्ण होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? क से ह तक। क से ह तक के जितने भी व्यंजन हैं वो हमारे बिना स्वर के पूरे नहीं होते हैं। तो अब आप जैसे यहाँ पे आपको चेक करनी है, आपने कहा ये तो लिखा है ध,
आप कहोगे मैडम ये तो ध लिखा हुआ है, ये कहाँ से स्वर हो गया? तो भाई ये देखो जरा, ध के साथ में क्या लगी है? बोले एक स्वर की मात्रा है, यानी ध में जब बड़ा आ मिला तब वो पूरा धा बना हुआ है। कहाँ से आ बन गया? नहीं तो भाई किससे अंत हो रहा है? स्वर से। तो ध में छुपा हुआ आ किससे मिलेगा? इस आ से, तभी वो दीर्घ संधि में पहुंच के बढ़ेगा बड़ा आ। दीर्घ स्वर संधि के नियम हमने पढ़ाए भी हैं कि अ और अ छोटे बड़े कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के मिलने से बड़ा आ बन जाता है। और वो जो बड़ा आ होता है वो कहाँ जुड़ता है? बोले पहले वाले के अंतिम अक्षर में। पहला जो शब्द है उसके अंतिम अक्षर में आके जुड़ जाएंगे। और बोले फिर बाद वाले का क्या होगा? बोले बाद वाला जो आ है वो हो जाएगा गायब, क्योंकि ये इसी में आके मिल गया। ठीक है, इतना सा नियम है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए ध बड़ा आ और इसमें छुपा हुआ बड़ा आ, दोनों मिलके क्या बने? बड़ा आ। अब जो बड़ा आ है वो सीधा ही जाके खड़ा नहीं हो जाता है, वो अपनी मात्रा ही इसमें देता है। मान लीजिए यहाँ पे क्षुधा शब्द क्षुद अकेला लिखा हुआ होता, ये ध अकेला आ वाला होता, तो ये बड़े आ की मात्रा आके जुड़ जाती। लेकिन अब इसके पास पहले से ही है मात्रा, तो भाई वो कहेगा कि ठीक है, तो आपके पास पहले से मात्रा है, तो ये नहीं होगा कि दोनों को मिला के जो बड़े आ की मात्रा बनी है तो कहें भाई एक और बड़े आ की मात्रा बननी चाहिए तो हम एक और डंडा लगा दें। ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें दोनों के स्थान पे केवल एक ही मात्रा लगानी हो। बड़े आ की मात्रा क्या होती है? एक डंडा, यानी हमारा क्या बनेगा? क्षुधार्थ, क्योंकि ये हो जाएगा गायब। तो कौन सी संधि हमारी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। किंचिद अपि, यहाँ पे देखिए ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। भाई यहाँ पे भले ही स्वर आ रहा है लेकिन एक तरफ तो व्यंजन है, तो व्यंजन संधि है यहाँ पर। आगे देखते हैं सूर्य अस्त। अब आप कहोगे यहाँ पे तो रा लगा हुआ है, अब सूर्य को जरा तोड़ के देखते हैं। सू को हम अभी नहीं तोड़ते हैं, र्य को तोड़ लेते हैं। तो र पहले आता है, य बाद में आता है, और जब तक उसमें आ नहीं जुड़ेगा तब तक या आधा ऐसा लटका हुआ होता, रा ऐसा चढ़ा हुआ होता। तो भाई कुछ हो सकता था? बोले नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है? या पूरा दिख रहा है, तो अर्थात उसमें अ छुपा हुआ है। तो सूर्य किससे अंत हुआ? अ से। आ में जाके जुड़ा तो बोले क्या बना? बड़ा आ। तो इसको कर दो गायब, इसे दे दो बड़े आ की मात्रा, तो क्या बना? सूर्यास्त। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आगे देख लेते हैं। कह, भाई विसर्ग है तो क्या हो जाएगा हमारा? बोले कोअपि बन जाएगा। ये जो विसर्ग है एक उत्तो संधि होती है, उसके नियम से विसर्ग बन जाता है ओ की मात्रा में, और जो हमारा अ होता है वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। छोटी सी बात है, सुन लो क्या जा रहा है, अच्छी बात है, आगे आगे काम में ही आनी है। अत्र एव, त्र में क्या छुपा हुआ है? बोले त्र पूरा है, यानी त्र पूरा है तो त्र भी किससे मिलता है? बोले त और र से। लेकिन अगर ये त्र में आ नहीं मिलाते तो ये ऐसा अकेला ऐसा दिखता। बोले ये जो पूरा आया है तो कहाँ से आया? बोले जब इसमें अ लग गया तब ये त्र पूरा बना, नहीं तो तर अरत्र अलग बोलते रहते, आ नहीं आता उसमें। तो और इसके बाद क्या है? बोले ए लगा हुआ है। आ के बाद जब ए आता है तो क्या हो जाता है? बोले आई की मात्रा हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा गायब, और एक मात्रा आगे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? अत्रैव, क्योंकि अ और ए के मेल से हमारी इसमें कौन सी संधि का नियम लगा है? वृद्धि संधि का। ए के पास तो अपनी एक मात्रा है ही, आ और मिल गया तो उसमें एक मात्रा की वृद्धि और हो गई, इसीलिए उसको वृद्धि संधि कहा जाता है। तो अत्रैव, ये हो जाएगा गायब, अपनी मात्रा इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा? ये हमारा अत्रैव। ये हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, क्योंकि एक मात्रा की वृद्धि हुई है। दीर्घ क्यों कहते हैं? दीर्घ संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी हर एक जो अ ई उ बड़े रूप में आ जाते हैं, इसीलिए उसको दीर्घ कहा जाता है। निगूढ़ भूत्वा, निगूढ़ भूत्वा में हमारा कौन सा है? बोले विसर्ग संधि है, इसमें उत्व नियम है इसमें। यहाँ पे सहच विसर्ग है हमारा। बहिआगत, तो बहिरागत, ये जो हमारा विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हुआ है। अपन को रत्व संधि आगे पढ़ेंगे तब हमें आपको नियम पता चल जाएंगे। विनिष्टो अस्मि, तो क्या हो जाएगा? विनिष्टः अस्मि। कहते हैं अस्तिति, अस्ति इति शब्द से मिलकर बना हमारा अस्ति ति। यहाँ पे आप कहेंगे कि कौन सी है? बोले संधि। यहाँ पे ई और ई का मेल हुआ, दो जब समान अ मिल जाते तो आ बन जाते हैं, ई मिल जाती तो ई बन जाती है। उ समान होना चाहिए, ऐसा नहीं अलग हो। आ के संग में ई मिल गई तो वो दूसरे नियम में पहुंच जाएंगे, गुण में पहुंच जाएंगे।
नहीं, समान होंगे तभी वो बड़े बनेंगे। तो दोनों छोटी ई एक भाई बहन थी तो इसलिए वो बड़ी हो गई। तो छोटी ई की मात्रा और ये ई की मात्रा बनी बड़ी ई, तो बोला अस्ति और इति। इस प्रकार से अस्तिति शब्द बना। यहाँ पे कौन सी हमारी संधि हुई है? अस्तिति में अस्ति इति शब्द मिलकर बना। किससे बना? बोले दीर्घ संधि से। अब यतमया, ये व्यंजन संधि होगी। क्रतः अस्मि, क्रतः अस्ति क्या हो गया? क्रतो अस्ति, विसर्ग संधि है इसमें। यदा अहम, देख लीजिए, फिर बड़ा आ की मात्रा और अ क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा गायब। बड़े आ की मात्रा लगेगी, पहले से ही लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, यदा हम लिख दिया। प्रति आगमिष्यति, तो देख लीजिए यहाँ यण संधि का नियम है। ई हमारा किस में बदला? बोले देखिए क्या परिवर्तन हुआ। प्र लिखा था ताकि छोटी की मात्रा लगी थी, ठीक है। छोटी ई के बाद क्या आ गया? बोले कोई दूसरा स्वर आ गया। अगर ई ही आ जाती, उसकी बहन आ जाती, तो मिलकर दोनों बड़ी शेर की सवा शेर हो जाती। बोले नहीं, क्या हुआ? खरबूजे ने देख के खरबूजे को रंग बदल दिया। कैसे? ई ने अपने से दूसरे व्यंजन किसी स्वर को देख लिया तो क्या बदल गई? बोले ई बदल गई हमारी या में। यण संधि का नियम लगा हुआ है इसमें। तो ई किस में बदली? या में। तो प्रातो से तो कोई मतलब नहीं है। किसको छोड़कर भाग रही है? ता को। तो ता रह गया आधा। स्वर की मात्रा कोई भी लगी हो हटेगी, व्यंजन आधा रह जाएगा। बनी क्या? या में, लेकिन आधे या में। फिर बोले आगे जुड़ना किससे है? आ से। तो भाई आ इस आधे या को पूरा कर देगा। भाई मित्रता इससे कर रही है ना, संधि कर रही है, भाई कुछ तो उसको देना पड़ेगा, आ को कुछ तो देना पड़ेगा, तो इसने अपनी मात्रा इसको दे दी। बचा क्या? गमिष्यामि। क्या बचा? गमिष्यामि। तो ये बन गया। अभ्यास के पहले ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भी चीजें आपकी जो स्वर संधि से रिलेटेड जितनी भी हैं संबंधित चीजें, ये आपकी आ जाएंगी। एतत् श्रुत्वा में तो हमने आपको बताई थी कि श्रुत्व और हमारी शत्व संधि इसमें लगी हुई है, व्यंजन संधि है। परंतु में भी हमारी व्यंजन संधि है तो परंतु बन गया। मत भयात में भी हमारा व्यंजन संधि है। किंचित हमारा किम और चित शब्द से मिलकर बना है। साधु इदम, यहाँ यण संधि हो गई, साधु इदम। स्वर संधि को हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में है ये स्वर संधि। साधु, तो धा को तोड़िए, धा में से क्या निकला? उ। धा तो बेचारा आधा ही रह गया, बना रहने दो उसको। इसके बाद क्या लिखा है? बोले इदम। तो ऊ के बाद ई आ जाने पर ऊ अपना रंग बदल देगा। क्या बन जाएगा? आधा हुआ। आधा हुआ बन गया तो हमारे पास क्या बन गया? बोले साधु बन गया। लेकिन आगे भाई जब ये ई है तो क्या करेगी? बोले इससे जुड़ जाएगी तो हो जाएगा साध्वी और दम। क्या बन जाएगा? साध्विदम। यही बना था, लेकिन ये छोटी की मात्रा कहती है कि मेरे भाई को, छोटे से भाई को साथ में ले लो। ठीक है, एक व्यंजन है, उसके ऊपर से छोटी की मात्रा है, लेकिन उसके पहले अगर कोई आधा व्यंजन है तो वो अपने साथ में मिला के बिठा लेती है अपने साथ में, है ना। छोटा सा भाई है, आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो साध्विदम इस प्रकार से बन गया। ठीक है, तो यह हमारी कौन सी हुई? यण संधि की। अभी तो हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी बताते जा रहे हैं, आगे चल के अपन इनके तो ग्रामर में अलग टॉपिक बनाना ही है, आपका वीडियो बनेगा ही। तत् अहम में हमारी फिर से व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि। अब देखिए अन्य, एक ही मात्रा हो गई और ये लिखा है अपि। यहाँ पे एक पूर्व रूप संधि होती है हमारी, किसकी? आपकी स्वर संधियों में पूर्व रूप संधि होती है, इसलिए वहां पे एक ही मात्रा में कोई परिवर्तन ना होके ये अ हमारा अवग्रह में परिवर्तित हो गया। मतलब बता दिया कि संधि हुई है, अन्य अपि बन गया। श्रृगालः अपि में हमारा श्रृगालो अपि बन गया, फिर से ओ की मात्रा बन गई और अवग्रह हमारा अ बन गया। फिर कहें करोति और अनागतम, जैसे अभी हमने भविष्यति में बताया था आपको, ऐसे ही करोति में क्या बना? छोटी ई की मात्रा या बन गई और अ उसमें पूरा हो गया तो या हो गया पूरा और ता हो गया आधा और आ गायब होके नागतम उसमें मिल गया, तो करोत्य नागतम। ठीक है, यहाँ देखें वने अत्र, ए और अत्र फिर से यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुई है, तो वने के बाद अत्र हो गया। ये पता है क्यों हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, तो उसका एक कारण ये है, ये जो शब्द लगे हुए हैं, ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये जो एक ही मात्रा आई है इनके मूल रूप में नहीं आई है। इनका मतलब पहले से ऐसा रूप नहीं था, क्योंकि अन्य को अन्य कहा जाता है, अन्य नहीं कहा जाता है। अन्य कब बना? क्योंकि उसमें जब सप्तमी विभक्ति लगी, तो विभक्ति वाला अगर कोई शब्द होता है एक ही मात्रा वाला और उसके बाद भले ही कोई अगर अव्यय आ रहा हो, तो होने पर भी
भले ही होता रहे। तो ये जो हमारा अन्य है इसको हम क्यों परिवर्तन नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर उस विभक्ति का लोप ना हो जाए, इसीलिए ये पूर्व रूप संधि क्या कहती है कि पहले जैसा ही रूप बना रहे। तो अन्य अन्य ही बना रहता है, बस संधि को दर्शाने के लिए इस आ को अवग्रह में बदल दिया जाता है, बस ऐसा। वने अत्र है तो यहाँ पे भी यही होता है कि वने शब्द में भी कौन सी सप्तमी विभक्ति, वन शब्द वने बना हुआ है, विभक्ति लगी हुई है, तो विभक्ति का लोप ना हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमने वने को वने ही लिख दें तो वने शब्द का अर्थ ही बदल जाए, विभक्ति का ही लोप हो जाए। तो विभक्ति का हमें लोप नहीं करना है, इसीलिए क्या होता है, जो हमारा मूल शब्द है उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं और आ को अवग्रह में बदल देते हैं। लेकिन कदा शब्द अव्यय है, भाई इसमें तो कोई परेशानी, विभक्ति नहीं है, इसीलिए अ और आ के मेल से बड़े आ का मात्रा बनी और पी जाके जुड़ गया तो कदापि बन गया। कर्तुम आरब्ध, इसमें तो हमारी व्यंजन संधि ही है, क्योंकि माँ व्यंजन बीच में लगा हुआ है। नूनम ऐशा में देखें तो माँ हमारा क्या व्यंजन आ गया, तो ये व्यंजन संधि है। सम आवाहनम में हमारा क्या है, बोले यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर विसर्ग हुआ है, लेकिन च और अधिक में चाधिक बन गया था। यहाँ पे देखिए ये बना है ना चाधिक, चाधिक बना हुआ है च और अधिक मिलके, क्योंकि च में भी छुपा हुआ है अ और पीछे भी लिखा हुआ है अ, दोनों मिलके बनेंगे बड़े आ की मात्रा, तो किस में जाके जुड़ेगी, चा में, तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा चाधिक। ठीक है, तो इन दोनों में जरूर हमारी दीर्घ संधि हुई है, बाकी की यहाँ पर भी विसर्ग है और वहां पर भी विसर्ग हुई है। तो ये हो गई आपकी संधियां, बताना इसलिए जरूरी था कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका हमें ज्ञान नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। इनका आपको उच्चारण करना है। बोलिए कस्मिंचित, पहला प्रश्न जो आपका अभ्यास में आता है उसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। कस्मिंचित, बोले ठीक है बोल दिया। विचिन्त्य यानी सोचकर। साधुविदम यानी साधु इदम, बहुत अच्छा। क्षुधार्थ, क्या कहेंगे, क्षुधार्थः, क्षुधार्थः, ठीक है, क्षुधार्थः। अब कहते हैं एतत् श्रुत्वा, इसको क्या बोलेंगे हम, एतत् श्रुत्वा। वैसे मिला किससे है, एतत् श्रुत्वा से मिलकर बना है, लेकिन इसको बोला कैसे, संधि वाला शब्द क्या बना, एतत् श्रुत्वा। कहते हैं भय संत्रस्त मानसाम, कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम, मन जैसा हो, भयभीत वाला हो। सिंह पद पद्धति ही, ये हमारे क्या है, कहते हैं आपने देखे होंगे इंग्लिश और उसमें उनका प्रोनाउंसिएशन करवाया जाता है, उच्चारण करवाया जाता है, जिससे कि हमें उन कठिन शब्दों को बोलना आ जाए। बस वही यहाँ पे है, कहते हैं समाहावनम प्रतिध्वनि ही, ठीक है। और उत्तर में क्या लिखना है कि स्वयं एव शुद्धम उच्चारणम कर, यानी खुद ही सही उच्चारण करना है इसका, यही इसका उत्तर था। ठीक है, एक पद के उत्तर आ जाते हैं। अब इन उत्तर को जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आपको सिर्फ एक पद में, शब्द हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि शब्द में कोई विभक्ति नहीं होती, और संस्कृत में जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें हमें विभक्ति जरूर लगानी पड़ती है, तभी उसमें हमें कोई अर्थ पता चलता है कि वन में। अब उन्होंने कहा सिंहस् कुत्र वसति, कि सिंह कहाँ रहता था, तो आप कहोगे वन में। अब वन में तो हम हिंदी में तो लिख देते हैं वन में, लेकिन संस्कृत में इसको लिखने के लिए क्या किया जाए, तो बोले वन शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा दो, एक ही मात्रा, तो इसका अर्थ बन जाएगा वनी। तो अकेला वन में वन लिखते तो ये होता शब्द, लेकिन उसमें जब सप्तमी विभक्ति लगा दी इसीलिए उसको कहा गया पद। ठीक है, तो ये शब्द और पद में हमने आपको अंतर बता दिया। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। सिंहस्य नाम किम, तो क्या नाम था उसका, खरन खरह। नाम क्या लिखेंगे आप, खरन खरह। अगर इसी को वाक्य में पूछ लिया तो क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, किम को हटा दो और लिख दे, ऊपर से ही उतार देना, सिंहस्य नाम किम के स्थान पे बस उसका नाम लिख देना, खरन खरह। खरन खर उसका नाम था। गुहाया स्वामी कह आसीत, बताइए गुफा का स्वामी कौन था, तो क्या बताएंगे आप, कौन था। अच्छा, श्रगाल जो होता है उसको संस्कृत में जम्बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जम्बो नहीं तो कहो आप जम्बो कह रहे मैम, जम्बुक। ठीक है, सियार जो होता है ना, जम्बुक भी कहते हैं, श्रगाल कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, तो आप कहेंगे दधिपुच्छ। क्या नाम था उसका, दधिपुच्छ। दधिपुच्छ श्रगालः। आप ये भी एक सब शब्द उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसका नाम के साथ साथ में आप उसको सियार भी बता दोगे या गीदड़ बता दोगे, तो आप इतना भी लिख सकते हो
दधी पुच्छः शृगालः। ये आपका उत्तर हो जाएगा कि गुफा का स्वामी कौन था, बोले दधिपुच्छ शृगालः। अच्छा, एक अगर इसी को अगर वाक्य में पूछ लिया तो क्या करना है, बस प्रश्नवाचक शब्द को हटाओ, उत्तरवाची शब्द को लिखो और वाक्य हमारा ऊपर से ही बना दो। बोले गुहायाः यानी गुफा का क्यों बोल रहे हैं, षष्ठी विभक्ति लगी है गुहा शब्द में। बोले गुफा का स्वामी दधिपुच्छ आसीत था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत। सिंह कस्मिन किस समय में, किस समय पर, गुहाया गुफा के समीप पर, आगतः समीप आ जाता है। कब आया था वो, तो बोले सूर्यास्त समय। तो कस्मिन की जगह पे हम लिख देंगे सूर्यास्त समय में, पहले से ही हमारी विभक्ति लगी हुई है। बोले कब आया था, कहेंगे सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय, तो दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, समय एक बार समय लिखा है काफी है। सिंह अकेला आप क्या लिख देंगे, एक पद में जब लिखना हो तब आप लिख दीजिएगा सूर्यास्त समय, ठीक है। और अगर उसी को वाक्य में बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत, यानी आगतः आया। सिंह कब आया था, सूर्यास्त के समय पे आ गया था। इसके बाद क्या हुआ, हस्तपादादि का क्रिया केशाम न प्रवरन्ते, कहते हैं हाथ और पैरों की क्रिया केशाम यानी किसकी, ना प्रवरन्ते किसकी नहीं होती हैं, केशाम यानी किसकी हाथ पैर नहीं चलते हैं, किसके नहीं चलते हैं, जो भय संतृप्त मन वाले होते हैं, भय संत्रस्त मनसाम, जिनके मन कैसे हो, मन जिसका भय से व्याकुल हो, भय से डरे हुए मन वाले का। तो कह रहे हैं केशाम की जगह, केशाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो देखिए यहाँ पे भय संतृप्त मन में भी साम लग गया। मनस मन शब्द का किससे बनता है, मनस, और उसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा दिया, बन गया मनसाम। केशाम में षष्ठी विभक्ति, तो इसमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो हमारा एक पद का उत्तर क्या बनेगा, भय संत्रस्त मनसाम। और अगर उसको पूरा वाक्य में लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, कहते हैं हस्तपादादि का क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते, ठीक है। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसके द्वारा प्रतिध्वनि हो जाती है, प्रतिध्वनित होती है, तो केन तृतीया विभक्ति किसके द्वारा होती है, सिंह गर्जनेन। केन में तृतीया विभक्ति, तो सिंह की गर्जना में भी एन लगा दिया, जैसे राम रामेण बन जाता है, कलम कलमेन बन जाता है ना। साइकिल चक्र द्विचक्रिका, उसको कहेंगे द्विचक्रिकया, क्यों, तृतीया विभक्ति। अब कहोगे सब में एन लगाया, उसमें या क्यों लगाया, क्यों, द्विचक्रिका बड़े की मात्रा वाली स्त्रीलिंग हो जाती है, इसलिए उसको तृतीया विभक्ति में कया बना देते हैं, अंत में लगा देते हैं, बाद में जो भी हो, बालिकया लतया, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तृतीया विभक्ति का अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उत्तर भी हमारा क्या आएगा, सिंह गर्जनेन। सिंह गर्जना क्यों नहीं लिखा, सिंह गर्जनम क्यों नहीं लिखा, बोले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कह रहा था कि तृतीया विभक्ति ही लगाना उत्तर में, तो उत्तर लिखते समय विभक्ति का याद रखना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये एक पद के उत्तर हो गए। अब पूर्ण वाक्य के उत्तर, खरन खरः कुत्र यानी कहाँ, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, प्रतिवसति इसमें। खरन खर कहाँ रहता था, बोले वन में, कहाँ रहता था, वन में। कुत्र के स्थान पे जब भी आप कोई भी उत्तर लिखेंगे उसमें सप्तमी विभक्ति जरूर लगाइएगा, क्योंकि कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो आप कहोगे गांव में, नगर में, शहर में। कुत्र तिष्ठति कहाँ बैठा था, बोले चटाई पर, तो पर या मैं का अर्थ बताना हो, क्योंकि कोई ना कोई आधार तो बनेगा। कहाँ जा रहा था, कहाँ की जगह पे आपको सप्तमी विभक्ति के साथ में ही उत्तर लिखिएगा। तो कुत्र यानी कहाँ रहता था, बोले वने। आप किंचित लिखो चाहे कस्मिंचित लिखो या नहीं लिखो, आप वने शब्द भी लिखेंगे तो भी सही होगा। आप लिख सकते हैं खरन खरः वने प्रतिवसति इसमें, ठीक है। कस्मिंचित लिख दिया तो और अच्छी बात है कि कोई वन में, किसी वन में, ठीक है। किसी शब्द बन गया कस्मिंचित, किसी वन में, लेकिन वन में जो हमें मैं लगाना था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई, सप्तमी विभक्ति लगाई, ठीक है। आगे देखते हैं, महतीम गुहाम
दृष्टवा सिंहम किम अचिंत्यत, महतीम यानी बड़ी गुफा को देखकर सिंह क्या सोचता है। तो अब हम पहले पूरा वाक्य जैसा का तैसा लिखेंगे, लेकिन उसमें से क्या कर देंगे, किम हटा देंगे। क्या सोचता है अगर हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ी गुफा को देखकर। हिंदी का पहले ध्यान कीजिए कि कैसे आप उत्तर लिखते हैं इसका। कहते बड़ी गुफा को देखकर सिंह सोचता है कि, ऐसे ही लिखते। तो ऐसे ही संस्कृत में हमने लिखा क्या, महतीम गुफा दृष्टवा सिंह अचिंत्यत की। अगर की का अर्थ लगाना है तो यत लिख दीजिएगा, यत, जिसका अर्थ हिंदी में हो जाता है कि। क्या सोचता है कि, और फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और क्या लिखेंगे, नूनम, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चय ही इस गुफा में रात्रौ यानी रात्रि के समय को अपि कोई जीव आगच्छति आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा यहीं पर छुपकर तिष्ठामि, यहीं पर छुपकर बैठता हूं इति। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है। श्रृगालः किम अचिंत्यत, श्रृगाल क्या सोचता है, बोले श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल सोचता है कि, किम को हटाओ, आंसर लिखो। उत्तर कहां से, श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल सोचता है कि अहो विनिष्टो अस्मि, अब मैं मारा गया, अब मेरा विनाश हो गया। नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह अस्ति, इसमें सिंह है, ऐसा उसने सोचा। अगर आपने पता है अनुवाद और ट्रांसलेशन जो हमने करवाए हैं, अगर उनको आपने पढ़ लिया तो आधे उत्तर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि प्रश्न कितने भी हों, सबका सार हमारे जो पुस्तक का पाठ होता है उसी में छुपा हुआ है, सारे उत्तर वहीं से मिल जाते हैं। श्रृगालः कुत्र पलायितः, श्रृगाल कहाँ पलायन कर जाता है, कहाँ भाग जाता है, बोले दूरम। तो उस कुत्र के स्थान पे सिर्फ लिख दीजिए दूरम, और पूरा वाक्य हमारा प्रश्न में से ही बन गया, श्रृगालः दूरम पलायितः। ठीक है। कहते हैं गुहा समीपम आगत्य श्रृगालम किम पश्यति, गुहा के समीप आगत्य यानी आकर श्रृगाल किम पश्यति क्या देखता है। तो आप किम को हटाएंगे पहले, गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल पश्यति कि, अब देखो यत आ गया कि सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न बहिर्आगता, बहिर्आगता बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लो पेन भी गिर गया हमारे हाथ से। चलो आगे देखते हैं। च क शोभते, कौन शोभित होता है, यह अनागतम कुरते, जो अनागत के लिए पहले से ही काम कर लेते हैं, जो पहले आने वाले संकट के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। स शोभते, तो हमें सिर्फ कितना लिखना है, कह के स्थान पे लिख देंगे सह, सह शोभते। लेकिन कौन, यह का अर्थ होता है जो, ये जो लिखा है यह, यानी जो व्यक्ति या जो मनुष्य या फिर जो भी अनागतम कुरुत, अनागत के लिए पहले से ही काम कर लेते हैं, मतलब पहले विपत्ति कोई आने वाली है भविष्य में, उसके लिए पहले से ही काम कर लो, तो वही क्या होते हैं, शोभते। चलो यहाँ तक हो गए। अब अपन अगले प्रश्न पे आ गए कि रेखांकित पदानि आधरते प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो पद दिए हुए हैं उनको आधार मानकर क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए कल भी हमने जो अभ्यास करवाया था उसमें सिखाया था कि जो रेखांकित पद होगा उसकी कौन कौन सी चीजें आपको पहचाननी है, लिंग, विभक्ति और वचन। ये तीन चीजें आपको देख लेनी है। जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन का हमारा रेखांकित वाला शब्द होगा, तो किम शब्द के, तो उसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ से मिलेगा, बोले किम से मिलेगा। किम जो होता है वो क्या अर्थ बताता है, क्या और कौन को दर्शाता है। और दो तीन हमने बताए थे, जैसे कुत्र होता है, कुत्र का अर्थ हो जाता है कहाँ, ये ऐसे तो कॉमन वर्ड होते हैं, है ना। हाउ मेनी जैसे पूछा, कुत्र यानी जैसे वेयर होता है ना, वेयर को कहते हैं हम कुत्र, और कहते हैं हाउ मेनी। आपको पता हो कि नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या किया जाता है, हाउ में लिख दिया हमने हाउ मेनी यानी कितने शब्द के लिए पूछते हैं ना, कितने शब्द, कितने आदमी थे, तो कहेंगे कति पुरुष, कितने पुरुष थे। कति, कति शब्द कितने के लिए होता है, कीदृश मतलब कैसा, है ना। इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। और बाकी हमें क्या करना है, बोले रेखांकित पद को पकड़ो। यहाँ क्या लिखा है, क्षुधा तह, तो विसर्ग दिख रहा है। विसर्ग कहाँ पर आता है, कह रहे प्लेन मतलब सिंपल जो विसर्ग होता है वो कहाँ आता है, बोले
पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। तो पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन कौन का, बालक का याद किया कि राम का किया, बस जिसका किया हो, किसी का भी कर लो अकारांत का। तो बालक बनता है बालकः, तो क्षुधात शब्द बन गया क्षुधातः, तो क्या बन गया क्षुधातः सिंह, यानी क्षुधा से पीड़ित यानी क्षुधा से व्याकुल सिंह कुत्रापि, कहां पर, आहार नहीं प्राप्त करता है। भाई इस सब से अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को किसको पकड़ना है, सिर्फ इसको पकड़ना है। अब ये क्षुधा जो शब्द है यानी भूख से व्याकुल सिंह। अब जो भूख से व्याकुलता जो शब्द है वो क्या बता रहा है, बोले ये सिंह की विशेषता बता रहा है। और जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कहाँ के लिए कुत्र लगाना है, आपको संख्या के लिए कति लगाना है, यानी कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, ठीक है, कति का अर्थ हुआ कितने या कितना, और हमारा क्या बोलते हैं, जैसे किमर्थ के लिए का अर्थ बताना है, किसके लिए ये किया, तो किमर्थ शब्द लगाते हैं हम, किसके लिए, के लिए, किसके लिए ऐसा किया, ऐसा बताने के लिए हम किमर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जिसका अर्थ बन जाता है किसके लिए। ऐसे ही एक हमारा कॉमन वर्ड होता है कीदृश। क्या होता है, कीदृश। और कीदृश जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा शब्द होता है, जो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, विशेषण में। कोई विशेषण वाला शब्द हो, है ना, जैसे कहा हमने कृष्ण अश्व, लिखा है कृष्ण अश्व यानी काला घोड़ा, कृष्ण अश्वः। तो अगर कृष्ण के स्थान पे आपको प्रश्नवाचक लगाना है तो आप कहेंगे कीदृशः अश्वः, किस प्रकार का घोड़ा, फिर तो उत्तर हो जाएगा कृष्णः अश्वः। तो जो भी हमारे कैसे विशेषणवाची शब्द जो होंगे उनके लिए ये कीदृश शब्द बनाया गया है, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कहा, सिंह नहीं कहा, सिंह बोले ये तो संज्ञा शब्द हो रहा है, कुत्रापि कहाँ पर, ये सब चीजें हमारी अलग हो रही, लेकिन जो क्षुधात्र शब्द है वो कोई संज्ञा नहीं है, यानी भूख क्या है, एक भाव है अंदर। बोले भूख से व्याकुल, सिंह कैसा हो रहा है, भूख से व्याकुल, तो भूख से व्याकुल शब्द कैसा हो गया, विशेषण हो गया, इसीलिए विशेषण के स्थान पे हमने कीदृश लगाया। और कीदृश भी भाई बहुत अच्छा होता है, कैसे देखता है कि जिसके पीछे विसर्ग है तो कीदृश भी विसर्ग वाला बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कीदृशः बन जाता है। जिसके पीछे बड़े आ की मात्रा हो तो वो क्या बन जाता है, अच्छा स्त्रीलिंगवाची के लिए ये भाई वैसा ही बन जाता है, तो कीदृशी लिख देते हैं, जो स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा उसके लिए कीदृशी लग जाएगा। और जिसके पीछे मां हलंत होगा या अनुस्वार लगा होगा तो यही कीदृश क्या बन जाएगा, कीदृशम। देखिएगा ये आपको दिखेंगे अलग अलग रूप कीदृश के। तो यहाँ पे तो भाई सामने सामने लिखा हुआ है विसर्ग, तो कीदृश में भी लग गया विसर्ग। अब लिखा है दधिपुच्छ नाम। अब नाम के लिए, नाम हमारा जहाँ पे भी किसी के नाम के स्थान पे प्रश्नवाचक लिखना हो तो ध्यान कर लीजिएगा कि उसको हमें प्रथमा विभक्ति का ही किम का रूप उठाना है। बस किम में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इसको अपन देखे लेते हैं। लगानी कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। यहाँ के लिखा है दधिपुच्छ नाम श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल। तो दधिपुच्छ एक है, बोले हाँ एक है। लिंग कौन सा है, दधिपुच्छ श्रृगाल, बोले पुच्छ, यानी ये देखिए अगर लिंग पहचान में भी नहीं आ रहा है तो विसर्ग से पहचान लीजिए कि राम शब्द में आता है राम और वहीं रमा हो जाती है तो उसमें कोई विसर्ग नहीं आता, तो इसी से हमें पहचान लग गया। और फल में आ जाता है मां हलंत, तो इसी से पहचान लिया कि ये हमारा पुल्लिंग, ये हमारा स्त्रीलिंग और ये है हमारा नपुंसकलिंग। तो वही पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति लगी है, एक वचन है तो आ गया कह, यानी दधिपुच्छः तो उसके स्थान पर भी आ गया कह, किम शब्द का रूप आया कह। ऐसे स्वामिनः, अब यहाँ पे ईशा गुहा स्वामिना, यह गुफा स्वामी शब्द में स्वामिन शब्द होता है। स्वामी शब्द अपन बोलते हैं ना हिंदी में, इसका अगर संस्कृत रूप देखा जाए तो ये नकारांत शब्द होता है, यानी न से अंत होने वाला शब्द होता है। और ये भी हमारा कैसा होता है, बोलिए ये षष्ठी विभक्ति में इसमें नह लग जाता है, यानी स्वामी नह, अपने स्वामी का, ठीक है। काकी के का बोध करा रहा है तो बोले स्वामी कैसा है, बोले पुल्लिंग है, इसीलिए उसमें षष्ठी विभक्ति का कस्य लगा दिया।
स्वामिनः एषा गुहा, यह गुफा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति, तो बोले कस्य, किसको बुलाती है, बोले किसको, स्वामिनः को। तो स्वामिनः के स्थान पे हमारी आगे षष्ठी विभक्ति। आगे देखते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, काह लगा हुआ है, तो या तो बस सिंपल लिख दीजिए काह, ठीक है। जहां अकेला विसर्ग हो, ठीक है, तो वहां या तो आपका कीदृश शब्द आएगा, कीदृशः, या फिर अगर विशेषण नहीं है, सिंपल अपना संज्ञा है या कर्ता है, तो आपको कह लिखना ही है, ठीक है। ऐसे ही देखा यहाँ पे हस्तपादिका क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया, बोले कैसी, बोले हस्तपाद, हाथ पैर आदि की क्रियाएं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोले एक तो या कीदृशयः भी लिख सकते हैं, बोले मत लिखो आप, तो काह लिख दो, क्योंकि हस्तपाद आदि का बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो बोले बड़े आ की मात्रा के साथ में विसर्ग है, तो स्त्रीलिंगवाची इसमें शब्द काह जोड़ दीजिए। अब आया है बिले यानी बिल में। जैसे कि प्रश्न में हमने आपको सिखाया था कि कुत्र के स्थान पे जो भी शब्द आता है स्थानवाची, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। तो भाई सप्तमी वाले स्थान की जगह पे क्या लगाएंगे आप, बोले कुत्र, अपोजिट ही है तो है। मान लीजिए ये प्रश्न लिखा हो तो इसका उत्तर आएगा सप्तमी विभक्ति वाला, और सप्तमी विभक्ति का शब्द है तो उसके स्थान पे आएगा प्रश्नवाचक हमारा कुत्र, ठीक है। ये बस छोटे से नियम है और बड़ी बात नहीं है कुछ भी प्रश्न निर्माण में। और फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि अभी जब तक अपनी ग्रामर शुरू नहीं हुई है तब तक आप एक काम कर लीजिए कि ये जो जैसे हमने प्रश्न निर्माण आते हैं, आप फटाफट से एक प्रश्न निर्माण का वीडियो खोल लीजिए, आप किसी भी क्लास का, चाहे आप 6th का खोल लीजिए, चाहे 9th का या 10th का, किसी का भी ओपन करके देख लीजिए। एक बार अच्छे से देख लिया, आपको प्रश्न निर्माण करना ये आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज आ गई कि घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार आपको इन वाक्यों को लिखना है। तो पहले हम इनको वाक्यों को पढ़ लेंगे और फिर हम समझेंगे कि भाई कौन सी पहले घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागत, यानी गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल है वापस आता है। ये तो अपनी बाद में हुई थी, पहले तो सिंह की क्रियाएं हुई थी ना, तो मान लिया ये तो अपनी बाद की बात है, अपन देखेंगे कि कब। सिंहा एक महती गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा, तो बोले हाँ ठीक है, ये पहले पैराग्राफ में हुआ था। परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्त जाता, घूमते हुए सिंह को एक गुफा दिखी, तो बोले हाँ सिंह रहता था और उसको भूख लग रही थी, और उसको वो घूमते हुए उसको क्या हुआ, क्षुधा, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, फिर उसको गुफा दिखी। यही घटना बन रही है, देखेंगे और कहीं, तो भाई पहला तो नहीं आ गया इसमें। दूर स्थित श्रृगाला रवम कर तुम, दूर खड़े होकर श्रृगाल ने आवाज निकालना शुरू की, तो ये तो फिर और बाद में हुई बात। सिंह श्रृगाल से आवाहनम अकरोत, सिंह श्रृगाल का आवाहन करता है, तो बोले ये और दूर की बात हो गई। दूरम पलायमानम श्रृगालम श्लोकम, दूर भागता हुआ श्रृगाल श्लोक को पढ़ता है, तो बोले तो सबसे अंत की बात है। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगाल विचार, गुफा में कोई है, गुहायाम यानी गुफा में, को अपि कोई अस्ति है, इति श्रृगाल से विचार, ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। तो भाई पहला हमारा कौन सा बनना है, तो बोले सबसे पहले बन रहा है कि शेर को भूख लग रही थी, शेर को भूख लग रही थी, तो ये पहला हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, बोले एक सिंह एका महती गुफा अपश्यत, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, छुप कर बैठ गया, तो वो बात आई नहीं है। फिर इसके बाद क्या बताया कि गुफा का स्वामी उसके बाद आता है, और फिर वो क्या कहता है कि गुफा में कोई है, ऐसा उसने विचार किया। तब विचार करके फिर उसने क्या किया कि दूर से ही उसने क्या की, आवाज लगाना शुरू किया। तो फिर क्या होता है, तो सिंह श्रृगाल का आवाहन करता है, और इसके बाद श्रृगाल सिंह की गर्जना सुन के दूरम पलायमान, दूर भागते हुए श्लोक का पाठन करता है। तो ये आपका हो गया इसकी घटना, ठीक है। घटना के क्रम के अनुसार लगा दिया कि पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई। भाई अपन ने कहानी पढ़ी है तो अपन ने फटाफट लगा दी है, बस यही अपने ये लिखे हुए हैं कि परिभ्रमण क्षुधा जातः सिंहाय का महती गुहाम अपश्यत, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागत, गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगाल से विचार, दूर स्थित श्रृगाल स्वकर्त रवम कर्तुम आरब्ध, सिंह श्रृगाल आवाहनम अकरोत्, दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम पठत्।
ये अपना 5वां प्रश्न भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दे दीजिए, जो हम निर्देश बता रहे हैं वही उत्तर देख लीजिएगा। अब इनमें जो प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने अभी आपको अनुवाद में जो जो चीजें बताई वही वाली ना आ जाए तो कह देना कि मैम आपने गलत बता रहे थे, आप फालतू में बता रहे थे। देख लो अभी उसी में से आए जा रहे हैं। एकाम महती गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदन, कति विशेषण पदानी, बताइए कति यानी कितने विशेषण पद हैं। यहाँ पे बताइए कि इसमें, इस अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कति कितने विशेषण पद, संख्या सह पदानी अपि लिखत, संख्या के साथ में पदों को भी लिखिए। पदानाम अपि लिख, यानी जो पद लिखे हुए हों उनको भी साथ में लिखना। तो बोले कौन सा है, बोले महतीम, तो कैसी, बोले एक बड़ी, कहते हैं एक बड़ी, तो एकाम महतीम गुहाम, तो जो गुहा शब्द है, गुफा शब्द की 2 शब्दों ने विशेषता बताई। बोले बड़ी गुफा को देखा, और कितनी गुफा को, बोले एक गुफा को, तो एक गुफा को देखा, बड़ी गुफा को देखा। तो एकाम और महतीम दोनों ही गुफा शब्द के क्या बन गए, विशेषण। तो आप बताएंगे कि इसमें कितने उन्होंने कहा है, कति, तो संख्या लिखेंगे द्वय, यानी 2 विशेषण हैं। कौन कौन से आप बता दोगे, एकाम और महतीम। महती लिखा हुआ तो महतीम, अनुस्वार लगा दीजिएगा। हो गए अव्यय जो अपन देख रहे थे, अभी विशेषण हो गए, कहीं पे अव्यय भी पूछ लेंगे, देखिएगा अभी आ जाएगा। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम, तब मैं, अस्य इसका आवाहनम करोमि, आवाहन करता हूं, तब तो मैं अब इसका आवाहन करता हूं। अत्र यहाँ पर अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै हमारा चतुर्थी विभक्ति का किम शब्द का रूप होता है, जिसका अर्थ हो रहा है किसके लिए, किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो कस्मै शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, किसके लिए। अब बताइए जरा, अपन ने कथा पढ़ी है तो आपको उत्तर पता चल रहा होगा कि तद अहम, तब मैं, अस्य इसका आवाहनम करोमि, मैं आवाहन करता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा उत्तर तो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको सही करके भी हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं शब्द है आवाहन करने के लिए, ऐसा किसने सोचा था कि तब मैं उसका आवाहन करूंगा, ऐसा किसने बोला था, सिंह ने बोला था। अब सिंह तो आ गया, हमें पता चल गया कि ये अहम शब्द सिंह के लिए हुआ है, लेकिन अगर यहां पर आपसे क्या पूछा है कि किसके लिए, हमने क्या कहा था, प्रश्नवाचक शब्द में जो विभक्ति होगी वो उत्तर वाले शब्द में हमें वही विभक्ति लगानी है। यानी अहम शब्द किसके लिए हुआ है, आप कहेंगे सिंह के लिए। अब सिंह में के लिए जोड़ना है तो के लिए कहाँ मिलता है, हमें चतुर्थी विभक्ति में मिलता है, अर्थात सिंह में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे हो जाएगा सिंहाय, आय लग जाएगा, जैसे राम बन जाता है रामाय, बालक बन जाता है बालकाय, शिव बन जाता है शिवाय, गणेश बन जाता है गणेशाय, तो सिंह बन जाएगा हमारा सिंहाय। ठीक है, इसको ये श्रृगाल से गलत लिखा हुआ है, उत्तर मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन हम तो सही करवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, लिखेंगे आप सिंहाय। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब लिखा है यदि तुम माम मुझको न आवाहयसी, यदि तुम मुझको नहीं आवाहन करोगी, नहीं आवाहन करती हो, तो अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, अभी अब कर्ता क्रिया बताते चले आ रहे थे आपको हर एक पैराग्राफ को पढ़ के, इसीलिए बता रहे थे। अब उसमें कहा यदि, अगर तुम मुझको नहीं बुलाती हो, तो यहाँ पे मुझको को लगा हुआ है, अर्थात कर्त्री नहीं है। कर्ता पहचानने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई होती है। क्या लगी होती है, प्रथमा विभक्ति। तो त्वम शब्द का प्रथमा विभक्ति में देखेंगे तो पहला ही अक्षर बन जाता है त्वम, फिर बनता है युवाम यूयम, है ना, फिर तम युवाम और हमारा युष्मान, इस प्रकार से बनते हैं, लेकिन पहला ही पद बनता है त्वम, यानी प्रथमा विभक्ति लगी है। तो माम में, बोले माम में तो द्वितीय है, क्योंकि जो अनुस्वार लग जाता है कहीं पे ऊपर, तो बोले वो कहाँ पे आता है, द्वितीय विभक्ति में, तो माम। और एक वचन क्या होता है, प्रथमा विभक्ति क्या होती है, मम।
अहम शब्द का हमारा क्या बन जाता है, अहम, और मम बनता है हमारी षष्ठी विभक्ति में। गलती से हमने बोला आपको मम शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है। मम गृहम, मेरा घर, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, ठीक है। तो माम यानी मुझको, तो को का भाव बता रहा है, अर्थात ये हमारा कर्ता नहीं है। यदि हमारा क्या है, बोले ये तो हमारा अव्यय है, और बोले न ये भी अव्यय है। आवाहन क्रिया है, क्या बचा, बोले त्वम। इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि ये हमारा कर्ता है। अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो अव्यय क्रिया वगैरह उनको काट दीजिए तो पहचान आ जाएगी कि कर्ता कौन है इसमें। यदि हमारा क्या है, अव्यय। माम क्या है, द्वितीय विभक्ति। न क्या है, अव्यय। और आवाह ऐसी क्या है, क्रिया। तो बचा क्या, बोले त्वम। तो त्वम हमारा क्या बन गया, कर्तृपद। इसको जरूर सिंहाय कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो गलत लिख के स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सिंहाय कर लीजिएगा। सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते। सिंह पद के चिन्हों को गुहा में प्रवेश करते हुए देखा, तो दृश्यते देखा। अब देखने की, अब इसमें कह रहे हैं अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम, बताइए क्या है, बोले क्रिया। क्रिया क्या है, बोले दृश्यते। तो दृश्यते देखना, देखने की काम क्या हो रहा है, बोले इसमें सिंह के पैर के प्रवेश करते हुए क्या, दृश्यते देखे देखता है। तो ये दृश्यते शब्द क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। क्रिया भी कर्ता क्रिया, इसीलिए हम पहचानना बता रहे थे आपको, है ना। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कि इस वन में, अत्र यानी यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा हो गया। तो जरा बोले ये तो बुढ़ापा, ये तो क्या हो रहा है, बोले एक भाव बताया जा रहा है, ठीक है। समागता रहना हो गया, संस्थस्य रहते हुए आ गया, रहते हुए आ गया। यहाँ पे ये भाई क्रिया हो गई, ये रहना भी एक क्रिया हो गई। बोले वन में, ये बोले ये क्या हो गया, ये वन शब्द हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, सप्तमी विभक्ति लगी है। तो बचा क्या है, बोले इसमें ये जो अत्र छुपा हुआ है ये अव्यय है। अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, ये जो जितने त्र वाले दिखे सब हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो अत्र हमने छांट के बता दिया, इसीलिए अव्यय साथ साथ बताते जा रहे थे। अब बहुत अच्छी लिखा हुआ है कि मंजूषात यानी मंजूषा से अव्यय पदानी चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कश्चन यानी कोई, दूरे यानी दूर में, दूर बहुत दूर की बात हो रही। नीचे यानी नीचे, यदा यानी जब, तदा यानी तब, यदि यानी अगर, तरही तो, परम यानी लेकिन, च यानी और, सहसा यानी अचानक। तो कहते हैं एकस्मिन वने, एक वन में, व्याधः यानी शिकारी, जालम विस्तीर्य स्थित हो गया। कहाँ हो गया स्थित, दूरे। व्याध कैसा, बोले कोई। कहते हैं एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन व्याधः कोई एक शिकारी, जालम वितीर्य जाल को बिखेर कर, दूरे स्थितः दूर खड़ा हो गया। क्रमशः क्रम की उसी क्रम में, आकाशात कहते हैं, क्या कहते हैं, सपरिवार कपोत राजः नीचै आगच्छ। क्रमशः उसी क्रम में आकाश से परिवार के सहित कपोत राज यानी कबूतर आगच्छत, कहाँ आता है, बोले नीचे आ जाता है। यदा जब जो कपोताह यानी, अब एक कपोताह शब्द बहुवचन बन गया। कपोत यानी हमारा क्या हुआ, कबूतर, और बड़िया की मात्रा विसर्ग लगा दिया, यानी यहाँ पे क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो जब कबूतर तंडुलाम अपश्यन यानी जब चावलों को देखते हैं, तदा तेषाम लोभ हो जाता, तब उनको लोभ आ जाता है। परम लेकिन राजा सहमत न आसीत, नासीत किससे बना, न आसीत, लेकिन उनका जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी कि यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नास्ति, कोई भी अगर इस वन में मनुष्य नहीं है, तरही तो फिर कुतः तंडुलाम संभवत, तो यहाँ पे चावल कैसे संभव है, वन में चावल कहाँ से आ गए अगर कोई मनुष्य यहाँ नहीं है। परम लेकिन राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत, लेकिन राजा की उपदेश को अस्वीकृत करके कपोताह सभी कबूतर तंडुलाम खादे तुम यानी चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, और जाल में निपतिता यानी और जाल में गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। अतः उक्तम, इसलिए
कहा जाता है सहसा विदधीत ना क्रियम, अचानक से ही किसी काम को नहीं कर लेना चाहिए। यानी सहसा अचानक से ही बिना सोच विचार के कोई भी क्रिया को ना विदितम नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी काम हमें बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे हो गए आपके। अच्छा, ये तो पूर्ति हो ही गई रिक्त स्थान की, लेकिन इनके आप अर्थ जरूर लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन का कोई, दूरे यानी दूर, निश्चय यानी नीचे, यदा तदा यानी जब और तब, यदि का लिख लीजिए अगर, ठीक है, तरही, तरही यानी तो, परम लेकिन, च यानी और सहसा यानी अचानक। इस प्रकार से आप इनके अर्थ जरूर लिख लीजिएगा, हमने बोल दिए हैं, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए आपका ये सेकंड जो लेसन है ये भी हो गया पूरा, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया पार्ट शुरू कर देंगे। इसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि हम आपके जो हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। करना क्या है, आपको गूगल पे लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, पेज हो जाएगा ओपन। इसमें आपको वो सारी क्लासेस लिखी हैं, आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वही क्लास का सारे सब्जेक्ट आपके सामने हो जाएंगे ओपन। देखिए क्लास 8 के सब सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी हमारा नहीं दिख रहा है क्योंकि 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप करेंगे क्लिक तो हमारा संस्कृत का ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हमने 9th संस्कृत किया तो हमारा 9th संस्कृत का हो गया। इसमें आप देखेंगे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हर चैप्टर में कितने वीडियो हैं, 1 बना, 2 बना, 4 बने, कितने बने, सब इसके अंदर है। छोटी छोटी सी प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे, 5 4 या जितने वीडियो होंगे वो सब आपके सामने हो जाएंगे। तो बस आपने चैप्टर 1 में जैसे पहला ही सिलेक्ट किया भारतीय वसंत गीत का, आपको ये 9th क्लास की बात बता रहे हैं। ऐसे ही 8th में अगर सुभाषितानी लिखा हुआ आपने अनुवाद पार्ट 1 पे किया क्लिक तो आपके सामने ऐसे ही वीडियो हो जाएगा उसका ओपन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन भी है कि आगे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सबसे अच्छी बात वेबसाइट यूज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इस पे आप सर्च करेंगे तो आपके कोई भी टॉपिक छूटने नहीं है। यानी जो हमारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनेगी उसमें एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज बिल्कुल वहीं पे सेपरेट लिख दिए हैं। तो अपन को 2-4 प्लेलिस्टों को यूट्यूब पे जाके नहीं सर्च करना है, वेबसाइट को खोलिए, अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट को एक जगह पे ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम अपने नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।